बड़ी शख्सियतें आंदोलन में शामिल हो रही हैं। और अभी इस वक्त जो मेरे साथ में मौजूद है वो वैसे तो मैं नहीं समझता कि किसी परिचय के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप फिलहाल मेरे साथ में हैं। भानु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों का सुप्रीम कोर्ट सविता संज्ञान ले लेता है। लाल किले पर इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस ने किसानों पर बागपत में लाठी डंडे पर बरसा दिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहा? मैं मानता हूँ ये हम सबके सामने एक बड़ा गंभीर सवाल है और जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है और जितने भी जजेस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, मैं तो मानता हूँ कि इस पे केवल हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घटना दिल्ली की परिधि में हुई है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसे लेना चाहिए, पर ना वो ले रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ले रहे हैं। ये वाकई में देश के सामने बड़ी गंभीर परिस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको इतना विजिलेंट होना चाहिए कि जब लोगों के संवैधानिक और मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और लगातार उनके साथ उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और दिखाई दे रहा है सब कुछ। कल की घटना अगर आप देखें तो सबके सामने है कि जब पुलिस फोर्स वहां सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर इतनी उन्होंने सुरक्षा कर रखी है और वहां से वो पैदल भी किसी को नहीं जाने दे रहे, ऐसे में 300-400 लोग कैसे वहां पहुंच गए? एक संगठन विशेष जैसे हिंदू सेना या कौन सी सेना कहा जा रहा है उसके लोग पहुंच गए और पुलिस के सामने जो आरएएफ खड़ी है उसके सामने, सीआईएसएफ के सामने वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो टेंटों को तोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो क्या ये अदालतों को नहीं दिख रहा? निश्चित रूप से दिख रहा है, पर क्यों मौन है? क्या बात है? क्या मजबूरी है? ये समझ के बाहर है और ये मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत दुख की बात है जब सरकारें अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही, लगातार शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाना चाह रही हैं, लोगों की आवाज को दबाना चाह रही हैं। उस सब के बावजूद भी अदालतें शांत बैठी हैं, क्यों? ये सवाल सबके मन में है, इसका जवाब मिलना चाहिए। सवाल सबके मन में, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ कि धरना देना, आंदोलन करना सबका अधिकार है, ठीक है ना? कि यूपी की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल मैं यूपी की सीमा में हूँ, तो यहाँ पर गन्ने का भाव जब से बीजेपी सरकार है नहीं बढ़ा। सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, फिर कानूनी दाव पेच आ जाता है। आम जनता इस कानूनी दाव पेच को समझ नहीं पाती, कानूनों को नहीं समझ पाई कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। संक्षिप्त शब्दों में और सरल शब्दों में आपसे जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात जानता हूँ, हर कोई समझता है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी समझता है और किसान समझता है, और हर किसी को और को भी समझ में आना चाहिए कि पिछले 2 साल से देश के गन्ना किसानों का 15,683 करोड़ रुपया मिला नहीं है। एक बहुत साधारण सी बात है, हम लोग रोज उससे गुजरते हैं। मुझे किसी दुकान से कोई सामान लेना है, मैं उससे कहूंगा सामान दे दे, वो सामान देगा और मैं तुरंत पैसे दूंगा। हर चीज के विषय में देख लीजिए आप, एक कोई चीज नहीं है, पर्टिकुलर गन्ना से बनने वाली जो चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, गुड़ शक्कर को छोड़ दीजिए, आप चीनी की बात करिए। चीनी में लेता हूं दुकान से, इधर चीनी ली, उधर मुझे पैसे देने होते। ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार जब किसान अपना गन्ना देने जाता है उसी समय उसका गन्ना तोलने के बाद चेक काट के उसके हाथ में क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि वो अगले दिन अपना पैसा निकाल सके? क्या मजबूरी है? दूसरी बात, सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका लाखों करोड़ का जो उनका कर्जा है, वो भी नहीं, कर्जा माफ कर देती इतनी सी देर में। मोदी जी ने 1,75,000 करोड़ 1,75,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लिए, 1,45,000 करोड़ केवल जो बिजनेसमैनों का कर्जा है उसको माफ करने के लिए बैंकों को दे दिए नहीं दिए? पिछले 6 साल में मोदी जी ने इन चंद उद्योगपतियों का 7,95,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया और अभी भी देश के बैंकों का 12.5 लाख करोड़ का कर्जा उन पे बाकी है। इतना 7,95,000 करोड़, तो इतना सही तो है गन्ने का, आप देख क्यों नहीं देते? आप क्यों? और अभी एक चीज और आप देखें कि सरकार ने अभी कहा कि 6 लाख टन चीनी जो है वो निर्यात करेंगे। अब आप देखिए तमाशा कैसे करती है, ये चीजें सबको समझ में आती हैं। सरकार 6 लाख टन चीनी जो निर्यात करने का जो बिल मालिक हैं उनको उसने परमिशन दे दी और कहा यह जा रहा है कि जो इसको निर्यात करके पैसा आएगा वो सीधा किसानों के खाते में आएगा। यह कैसे आएगा? आप बताइए कि आप निर्यात करने वाले हैं,
आप ही का बैंक अकाउंट होगा, आपके पैसा जो आएगा आपके खाते में आएगा, जो लेने वाला आपके खाते में देगा ना, या वो किसानों के खाते में देगा? जब आपके खाते में आएगा तो ये किसानों के खाते में कैसे चला जाएगा, मुझे बताओ ये सब सरकार जो करेगी। दूसरा, इन्हीं के लिए, इन्हीं मिल मालिकों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी है सरकार ने, और उसे करी कि सब्सिडी किसानों के खाते में जाएगी। दे रहे हो आप मिल मालिकों को और कह रहे हो कि किसानों के खाते में जाएगी। यार इतने मूर्ख समझ रखे किसान। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, हर आदमी इनको समझ रहा है, विरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन इन कानूनों के बाद में जो विरोध शुरू हुआ, और विशेष रूप से ये परसों रात के जो घटनाक्रम घटा है उसके बाद जो लोगों की समझ में आई है, और आज यहाँ लोगों का जन सैलाब कल से ही आना शुरू हो गया, रात से ही, परसों रात से, उसके बाद अब सब लोग समझ रहे हैं और अपनी आवाज जो उठा रहे हैं। बात ये है, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ नीति के तो बात ही अब छोड़ दिए, यहाँ नियत की बात है। प्रधानमंत्री अपने लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए के, यानी 20,000 करोड़ के 2 जहाज ला सकते हैं। इनसे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, क्या वो जहाजों में नहीं घूमते? एयरफोर्स के सबसे बढ़िया जहाज होते हैं, उसमें खूब घूमते प्रधानमंत्री। 20,000 करोड़ के जहाज अपने लिए ला रहे हो, और आप 15,683 करोड़ रुपए किसानों को नहीं दे सकते। क्या माना जाए? माना यही जाए कि आप किसी भी तरह से किसानों को भरपेट रोटी नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, उन्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहते हो, और साथ में सभी मजदूरों को भी तबाह करना चाहते हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाल किले पर जो घटना हुई, हमने और आपने देखा, पूरे देश ने देखा, किसानों का एक धड़ा, कुछ संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, इसमें कानूनी दावपेच क्या है? क्या वहाँ पर कोई झंडा लग सकता है या नहीं लग सकता है? कानून क्या कहता है? देखिए, झंडा किसी भी जो राष्ट्रीय धरोहर है वो अगर सरकार के संरक्षण में है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज उस पर लगा है, कोई और झंडा नहीं लग सकता, ये तो है एक बात। लेकिन वो झंडा लगाया कैसे गया है, इन परिस्थितियों को देखो आप, कैसे पहुंचा है। आप अगर दिल्ली को कवर करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मैं पिछले 1987 के बाद से यहाँ लगातार दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि तकरीबन मुझे 33 साल हो गए, 34 साल। मैंने इतने समय में जो नई दिल्ली का वो इलाका है, राष्ट्रपति भवन से लेके और लाल किले का, 15 अगस्त हो और 26 जनवरी हो, वो इलाका 3 दिन पहले पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और जो अभी भी इस तरह की और जो कंफर्मेशन है वो ये है कि लाल किला भारतीय वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पुरातत्व विभाग उसके अंडर में होता है, उसके अधिकारी होते हैं, उन्हें भी घुसने नहीं दिया जाता है बिना आइडेंटिटी उनकी चेक करने के बाद। सारा सेना के अंडर में होता है 3 दिन पहले से, जब सील कर दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि जब सेना के अंडर में होता है, सीआरपीएफ और ये जो आपकी सीआईएसएफ है, ये सुरक्षा बल वहां पर होते हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है। इतने सिक्योर इलाके में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, ये इतने सारे लोग कैसे पहुंचे? और दूसरा, जो लोग पहुंचे हैं उनसे पहले वहां 1000 के लगभग लोग हैं, कैसे पहुंच गए? क्या इसकी गहन जांच नहीं होनी चाहिए? ये माना जाए कि जो आप पूरा टारगेट करके चल रहे हो और सिख समाज को पूरे निशाने पर लेकर जो बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रच रही है, जिसने शुरू से कहा कि ये खालिस्तानी है, और फिर कहीं से एक पोस्टर सा लाए दिखा के जंगल में, कहीं वो दिखा दिया ये खालिस्तान का वो है, मीडिया ने जो गोदी मीडिया उसने प्रचार किया, और उसी को बनाते बनाते आगे कि भाई ये खालिस्तानी है, और वही ले जाके झंडा आपने लगा दिया, और जो गोदी मीडिया उसने जो प्रचार किया वो सबके सामने है, और आज सारे के सारे नंगे हो गए। सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए, कुछ भी और होने से पहले इतनी सिक्योरिटी के बाद इतने लोग पहुंचे कैसे, जहां वहीं पर काम करने वाले भी लोग बिना आई कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं घुस सकते। और वो जो किला है, वो किला है, नाम के लिए किला नहीं है, वो किला है, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये सच है। और आपने न्यूज में देखा, पुलिस वाले बैठे हुए आराम से कुर्सी पर बैठे थे। क्यों बैठे थे भाई? कहाँ, वो बारात में आए थे, रिश्तेदारी में आए थे, वहां मौज मस्ती के लिए आए थे। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरा इस षड्यंत्र में शामिल था कि किसी भी तरह से आंदोलन टूट नहीं रहा था। तो इसको हिंदू और सिख बनाओ, और हिंदू और सिख कैसे बन सकता है? जब आप खालिस्तान का नारा दो, खालिस्तान का वो सब करोगे। तो इनको पूरा टारगेट करके इस आंदोलन को बदनाम करो, और फिर जो कार्रवाई ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कल गुंडे किस तरह से जो कार्रवाई कर रहे थे, और परसों यहाँ आए थे, जब यहाँ पे टिकैत साहब और हम सारे लोग थे, 6 बजे तक मैं भी यहीं पे था, तो वो सारे के सारे आए जो बीजेपी के विधायक हैं,
मतलब ये इस कदर गुंडागर्दी पुलिस के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बदतमीजी करते हैं, डंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस आराम से, मतलब पुलिस उनको सुरक्षा दे रही होती है। तो ये जो षड्यंत्र है ये केवल और केवल, मैं सीधा नाम लेके कह रहा हूँ, गृह मंत्री का षड्यंत्र है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिखों को टारगेट करने के लिए, हिंदू और सिख करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे नंगे हो गए और सारे सबूत सामने आने लगे। जिसने झंडा फहराया वो गृह मंत्री के साथ आराम से बैठ के बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीर है, बीजेपी के 3 जो सांसद हैं उनके साथ में उसकी तस्वीर। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें षड्यंत्र किसका है। आप वकील हैं, अच्छे सवालों को उठाते हैं, अभी आपने कई सवाल उठाए, तो क्या इन सवालों के पीछे से लाल किले की घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश है? किसकी? जो मतलब वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना हुई, हम सिंपल ये चाहते हैं ईमानदारी से जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी ईमानदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति ने की, एजेंसी ने की, तो सबसे पहला नाम गृह मंत्री का आएगा। करो आप इन्वेस्टिगेशन, आपको पता लग जाएगी दूध का दूध पानी का पानी। किसी को, पर मैं जानता हूं कि तुम में इतना कलेजा नहीं है कि ईमानदारी से तुम इन्वेस्टिगेशन कर सको। नहीं है ये कलेजा। 3 कानून सरकार ने बनाए, क्या इन 3 कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं कि किसानों का भला हो सके? इतना ही है कि इसे जितनी जल्दी हो सके वापस ले लो, खत्म कर दो, भला हो जाएगा। इन 3 कानूनों में कई ऐसे क्लोज हैं, आप मुझसे कि इनमें क्या है, लेकिन कई ऐसे क्लोज हैं कि जिनसे शायद किसानों को फायदा हो सकता है। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपके बहुत कदर करता हूँ, आपने सवाल पूछा यही हूँ। अब मैं आपसे जानता हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि इनमें कुछ तो क्लॉज ऐसी हैं जिनसे किसानों का भला होता है, अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पूरी रात निकल जाए। पहले मुझे बताओ कौन सी क्लॉज में किसान का भला हो रहा है, पहले बताओ। अच्छा, जैसे बात मत घुमाओ। नहीं, मैं बात नहीं घुमाऊंगा, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर फाउंडेशन है यूपी का सरकार, जैसे मैं सहारनपुर से आता हूँ, मेरे यहाँ पर धान की मंडी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि अपना नगर में जाके धान अपनी बेच लेते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि बीच में बॉर्डर पर रोक लेते हैं। अभी सरकार कह रही है कि कोई कहीं भी बेच लेगा। ये जो दिक्कत है, ये जो शासन प्रशासन है, इसकी बदमाशी है, इसकी कानूनी कोई दिक्कत नहीं है। कानून में आप कहीं भी बेच सकते हैं, इन कानूनों के बिना भी, इन कानूनों से पहले भी। और अगर आप पीछे चले जाएं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है 1977 या 76 के आसपास, उस समय की जजमेंट है। और उसके बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय ये सारे बैरियर खोल दिए गए थे। और फिर इससे पहले भी कहीं भी कोई बेच सकता। आप मुझे बताइए, आलू अगर शिमला में पैदा होता है तो आप और मैं यहाँ खाते हैं ना, यूपी में, दिल्ली में? अगर शिमला मिर्च वहाँ पैदा होती है तो आप और हम खाते हैं ना? सेब कश्मीर में पैदा होता है तो देश के किसी भी कोने में जाता नहीं जाता? कौन रोक रहा है इसे? लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हो गया था नहीं, और इसे कौन कह रहा? अनाज क्या ये, मतलब इसे क्या सिर पे धर के लेकर जामे लोग? भाई ये गेहूं हो, ये सब धान हो, जितने भी हैं, इन्हें भी तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाते हैं। कहीं रुकावट नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपने बहुत चीजों का कवर किया है। सब जगह जो बेईमान प्रशासन तंत्र है, जो अधिकारी हैं भ्रष्ट अधिकारी, वो रोकते हैं, अन्यथा किसी को रोकने की पावर नहीं है। इस देश में एक काम कर दिया जाए, मैं आपको बताता हूँ, सबकी समझ में आ जाए। इस देश का एजुकेशन सिस्टम सुधार दीजिए। जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में जो सबसे बढ़िया हो सकता है, इस देश में लागू करके और इस देश के लोगों को आप पढ़ा दीजिए। और उसमें 3 चीजें और पढ़ा दीजिए। नंबर 1, इस देश का इतिहास हर किसी को पढ़ाइए, हर किसी को, उसे समझ में आ जाएगी कि क्या पीछे चल रहा था और अब क्या है और वो कहां से यहां तक कैसे लिंक है। दूसरा, इस देश में लोगों को कानून, विशेषकर संविधान आप पढ़ा दीजिए। उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप ही शासन प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी, इनको अपने आप ही सीधा करने। यहाँ किसी को जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है, और लोगों की उसी अज्ञानता का फायदा उठा के ये प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और लूट मचा रहे हैं। अच्छा, चर्चा बहुत लंबी नहीं करना चाहूँगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे
कि सरकार, मैंने कई वीडियोस आपके देखे, बहुत सारे वायरल हो सोशल मीडिया पे, आप सरकार की हर योजनाओं से आपको दिक्कत होती है, इतनी दिक्कतें क्यों है सरकार ने? कुछ तो अच्छा किया होगा। अच्छा चलो, किस किस उससे है मैं बता दूं। उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने एक ही काम अच्छा किया कि जो समय समय पर ऐसे कानून लाती है, जैसे CNRC का लाई, उसमें धक्का लगा, हम सारे इकट्ठे हो गए। फिर ये आ गया आपका कोरोना, इस चक्कर में जो हो गया। अब उसने बहुत बढ़िया काम करा, तीनों कानून लाई, और सबसे बढ़िया काम करा जो उस दिन जो टिकैत साहब को हटाने की कोशिश करी। ये बढ़िया काम किया सरकार ने, हम इकट्ठे हो गए, नहीं तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, जाति धर्म में उलझे हुए थे। ये बढ़िया काम किया सरकार ने।